वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ मेहमान राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और एक मोटर एस बेल साहब। हमने ब्रेक से पहले बिहार की बात की, तेजस्वी यादव क्या करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी क्या करेंगे, वक्फ का मुद्दा एक बार फिर उठेगा क्या चुनावों से पहले। आइए बात करते हैं जरा यूपी की और अखिलेश यादव इन दिनों क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। अयोध्या में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने अब अपना अगला टारगेट सेट कर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब उनका अगला लक्ष्य मथुरा और गोरखपुर में लोकसभा चुनाव जीतना है। अखिलेश यादव ने काशी का भी जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 के चुनाव में बस यहां किसी तरीके से जीत गए। अयोध्या हमने इनको हरा ही दिया था, प्रयागराज भी ये लोग हार गए थे, अब बचा है गोरखपुर और मथुरा। अब यहां भी बीजेपी को हार का स्वाद चखाएंगे। अब ज्यादा संघर्ष नहीं करना है, आप सब लोगों को मन बना करके गोरखपुर से गोरख धंधा करने वालों को हटाने का काम करना है। और हम भरोसा दिलाते हैं गोरखपुर के लोगों को, इन्होंने तो कुछ काम खास किया नहीं है। समाजवादी लोग आएंगे तो इनका जो फर्जी विरासत का गलियारा बन रहा है, विकास का गलियारा बनाएंगे जिससे लोगों को रोजी रोटी मिले। इसलिए अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद कई जगहों पर उपचुनाव भी हुए, अयोध्या में भी हुए, वो बीजेपी सारे चुनाव जीत गई, लेकिन अखिलेश यादव लगता नहीं कि उससे उनको कुछ उनको सेटबैक लगा हो। कम से कम उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा। वैसे नेता हमेशा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, ये उनकी आर्ट होती है। अब वो कह रहे हैं कि अयोध्या प्रयागराज हराया, काशी में लगभग हराया, अब मथुरा और गोरखपुर की बारी है। गोरखपुर चूंकि योगी जी का घर है, इसीलिए। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ये अच्छा है, नेता के तौर पर उनको लक्ष्य रखना ही चाहिए, लेकिन एक बात और जरा समझने की होगी। और अखिलेश क्या कहीं बड़ी रणनीतिक गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने अयोध्या हरा दिया, प्रयाग हरा दिया, काशी में हारते हारते, मतलब जहां भी हिंदू आस्था से जुड़े हुए स्थान है वहां हरा देना है। और कमाल की बात यह है कि प्रयागराज कुंभ हो, अयोध्या का जो मंदिर बनना था, राम मंदिर बनना हो, अभी राम मंदिर गए नहीं है शायद, मेरे ख्याल से नहीं गए। तो आप जरा सोचिए। और फिर काशी विश्वनाथ पर भी किस किस तरह की टिप्पणियां उनके लोगों ने की थी और किस तरह से वीडियो डाल करके ये सब मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव उस हिंदू आइडेंटिटी को, उस हिंदू पहचान को, जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रही कि वो हिंदू पहचान खड़ी हुई, उसको हराना चाहते हैं? और अगर ये हराने की मंशा है तो ये किसको खुश करेगा? किसके हिसाब से अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं? राजनीतिक तौर पर बिल्कुल ठीक है। अब गोरखपुर की वो बात करते हैं। गोरखपुर में पिछले कुछ समय में आप विकास की बात करते हैं, सरोकार की बात करते हैं, तो दिमागी बुखार होता था बच्चों को, जापानी एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं। योगी जी ने उस पर जो काम किया है वो अकल्पनीय है। वरना बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज से हर सीजन में यही खबर आती थी, बच्चे मरते थे और कोई कुछ कर नहीं पाता था। पूरे के अभी कुछ दिन हुआ, अभी तो हुआ ना, लखनऊ से गोरखपुर जाना आसान हो गया क्योंकि लिंक रोड बन गई। अब आप बढ़िया एकदम सरसराते हुए चले जाइए। तो अखिलेश यादव कहते कि ये काम नहीं हुआ इसलिए हम हराएंगे, लेकिन जब हिंदू आइडेंटिटी को हराने की बात कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि शायद ये इंटरेस्टिंग बात आपने अभी कही है। क्यों उन्होंने यही 5 नाम लिए, अयोध्या, प्रयागराज, काशी, मथुरा, गोरखपुर? क्यों कहा कि इन 2 जगहों पर हराएंगे? ये पहले तो बिल्कुल साफ है। देखिए, गोरखपुर का बिल्कुल साफ है, योगी आदित्यनाथ इसलिए कहा। मथुरा मुझे नहीं समझ आता, मथुरा कोई ऐसा कोई क्लोज इलेक्शन नहीं रहा था लोकसभा में, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो क्यों कहा। हाँ, ये बात जरूर है क्योंकि यादव हैं, मथुरा से यादवों का बहुत, भगवान कृष्ण का और ये सब है, तो शायद उसलिए कहा। लेकिन जो बाकी नाम लिए वो इसलिए लिए क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ था और उसमें जिस तरह से बाकी जगहों के रिजल्ट्स आए थे, उसको लेकर काफ़ी डिबेट हुई थी कि अगर अयोध्या में जो है वो हार जाती है जो बीजेपी है, तो उसको लेकर डिबेट थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बीजेपी जो कि हिंदू जो समाज है उसके लिए बहुत ज़्यादा आगे रहती है, उसकी बात करती है, और ऐसे में जो आराध्य देव का स्थान है वहीं पे अगर हार जाते हैं, तो ये बातें बहुत ज़्यादा हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चुनाव में अलग अलग कारण रहते हैं जीत और हार के, और ऐसा अखिलेश यादव का सोचना कि वो एक बार अगर वहां जीत गए तो बार बार जीत जाएंगे, ऐसा जो ही नहीं है। लेकिन हाँ, रिटॉरिक के लिए
पॉलिटिकल रिटोरिक के लिए दूसरे अपने जो विरोधी हैं उनको जो है कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए ये सारी बातें। गोरखपुर चलिए योगी जी की सब वजह से समझ में आता है कि उनके लिए लक्ष्य हो सकता है। अयोध्या, प्रयागराज, काशी, मथुरा, नहीं, मैं यही नाम लेना। हर्ष जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ कि उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया है। ये पांचों जो जगह है, गोरखपुर भी वैसे बड़ी पीठ है, गोरखपुर भी बड़ी आध्यात्मिक जगह है, तो पांचों जगह यदि, लेकिन क्या हम योगी जी के साथ आजकल गोरखपुर को जोड़ कर रखते हैं, तो वो उनका एक पॉलिटिकल मसला वो हो सकता है। अयोध्या, प्रयागराज, काशी, मथुरा, समझ लीजिए, चलिए चारों, तो चारों क्या है, ये उत्तर प्रदेश में और देश में हिंदू पहचान के क्षेत्र के तौर पर जाने जाते हैं, सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। और यदि अखिलेश जी की राजनीति को देखें तो वो पिछले काफ़ी समय से, खासतौर से लोकसभा चुनावों में भी इसी राजनीति को करते रहे। ठीक है कि अयोध्या में भी हारने को उन्होंने कोई एक चुनावी जीत के तौर पे नहीं देखा, और यदि ऐसा होता तो फिर मिल्कीपुर तो अभी अभी हारे ना, उसके बाद के चुनाव में वहाँ पर हार गए, तो वो मुद्दा नहीं है। लेकिन ये यदि हिंदू आइडेंटिटी को लेकर, और यदि मैं इसको समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको इसी तरह से डिजाइन कर लिया अखिलेश जी की तरह से, तो ज़्यादा मुश्किल होगी उनके लिए। वैसे तो उन्हें हराना चाहिए था काशी में, उन्होंने कहा कि काशी में हारते हारते बचे तो सबसे पहले उस पर टारगेट करो ना, जो पिछली बार आप जीतते जीतते बच गए थे, तो उस पर पहले टारगेट कर लेते हैं। और लेकिन अखिलेश साहब कह रहे हैं कि इन हिंदू आस्था के बड़े केंद्रों में चुनाव में बीजेपी को हराना उनका लक्ष्य है। हाँ, तो हिंदू आस्था के केंद्र में ना, हाँ, तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि हिंदू आस्था के केंद्र पर अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो आप बिहार से यहाँ पर पहुंच जाइए। अभी नालंदा में आप रैली देख रहे थे, और यहाँ पर आकर हिंदू आस्था की राजनीति पर आप प्रहार कर रहे हैं, और मथुरा को लेकर भी कर रहे हैं, तो ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर इसी तरह से पॉलिटिकल शिफ्ट हो गया, टोन जो है ना पॉलिटिकल, अखिलेश जी की जुबान की तरह से पॉलिटिकल टोन शिफ्ट हो गई, तो एक बड़ी मुश्किल या एक बड़ी दुविधा वहां पर पैदा होगी। गोरखपुर में नंबर गेम भी है, 41% वोट मिला था उनको पिछली बार। ठीक, आगे बढ़ते हुए अगली खबर, संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द ये जोड़े गए इमरजेंसी के दौरान, अब इन्हें हटाया जाए या नहीं, इस पर विचार करने की बात कही गई आरएसएस की लीडर की तरफ से। इस पर हंगामा हो रहा है। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, ये जो दत्तात्रेय होसबोले हैं आरएसएस के नेता, उनके समर्थन में आ गए हैं। शिवराज सिंह और हेमंत बिश्व शर्मा, इन दोनों ने कहा कि भारतीय समाज सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता आया है, इसलिए संविधान में अलग से धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का मूल भाव है, और इसलिए यहाँ समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो, इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश We are changing the soul of the constitution. We are, as a matter of fact, by these flash of words added during darkest period of constitution emergency, darkest period for the constitution of the country, and in the process, if you deeply reflect, we are giving wings to existential challenges. Two important legacy of the emergency is insertion of the word secularism and socialism in our constitution. I think the word secularism goes against the Sarva Dharma Samabhava, which is दिन में 20 बार प्रधानमंत्री को हाउस से बाहर जाना पड़ा। तो ये आपने जो ये विवाद देखा, अब ये बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोग, जब ये बात चल रही थी, अभी आप बयान सुन रहे थे, हम लोग यही बात कर रहे थे कि इमरजेंसी के दौरान ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। ये इस भी चर्चा खूब हो गई कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो इसके खिलाफ थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसमें बहुत बहस हुई थी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये शब्द इसलिए नहीं जोड़े जाने चाहिए, या इनको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा इसलिए नहीं बनाया जाना चाहिए, सोशलिस्ट और सेक्युलर दोनों, कि ये आने वाली पीढ़ियां तय करें कि वो कैसी सामाजिक और आर्थिक संरचना अपने देश के लिए चाहती हैं। ये हम उन पर बाध्य ना कर दें किसी एक चीज को। अब ये बात कह देना ही लेकिन हमारे यहां जैसे गुनाह हो गया। इमरजेंसी में ये काम हुआ था,
इमरजेंसी कोई सामान्य दिन नहीं थे। इमरजेंसी में पार्लियामेंट में भले ये काम कराया गया, लेकिन सारे नेता और सांसद तो जेल में बंद थे, तो पार्लियामेंट के अंदर सत्ता दल के ही लोग सारे के सारे मौजूद थे। आपने ये अमेंडमेंट पास करा लिए, तो क्या ये सामान्य परिस्थितियों में किए गए अमेंडमेंट थे? कोई भी कहेगा कि नहीं थे। तो इस पर बात क्यों नहीं हो सकती? अगर देश फिर भी ये तय करे कि नहीं, जो अब है वो है, अब संविधान में आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन इस पर बहस हो, कोई अगर कह दे कि इस पर बात करें, तो राहुल गांधी कहेंगे देखो मुखौटा उतर गया। क्या मुखौटा उतर गया? अब मुझे तो हैरानी इस बात की होती है, ये सारे इस बात पर एतराज करने वाले लोग कि इस पर विचार भी नहीं होना चाहिए, अपने आप को सबसे बड़े लिबरल मानते हैं। आप कैसे लिबरल हैं अगर आप किसी विचार पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है? जो काम गलत हुआ है, सेकुलर शब्द रहे ना रहे, इस पर अगर उस वक्त के सामान्य परिस्थितियों में फैसला हाँ में ले लिया गया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने अंगूठे की जोर पर यह काम करवाया है, लाठी के जोर पर यह काम करवाया है, और आप कहते हैं कि इस पर हम लोग बात भी ना करें, तो यह बात तो खैर समझ से परे है। विजय जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इससे तो मुझे समझ नहीं आता कि किसी भी बात पे चर्चा करने में क्या आपत्ति है। और जो हौसबोले साहब ने कहा ना, उसको भी थोड़ा ट्विस्ट किया। हौसबोले साहब ने कहा कि ये दोनों शब्द लिए गए, इमरजेंसी में किया गया, इनको हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। तो विचार करने पर क्या बहस है? डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट में ये सिस्टम पर बात चलती है। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष देखिए, ये बात सच है कि इमरजेंसी के दौरान किया गया, उस समय 30-32 MPs थे अपोजिशन के जो लोकसभा में थे, और उसके बाद, लेकिन यह पहली बात तो ये कि जो लोग इसको हटाने की बात कर रहे हैं, क्या वो ये मानते कि इन दोनों शब्दों को हटाना बहुत ज़रूरी या उसके साथ नहीं है? क्या वो धर्मनिरपेक्षता के साथ या पंथ निरपेक्षता जिसे हम कहते हैं और समाजवाद के मूल विचार के साथ हैं या नहीं? पहले ये स्पष्ट किया जाए। दूसरी बात, अब ये डिबेट कहाँ है? आप इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल वो देखना पड़ेगा। ये बहस कहाँ हो रही है? पता है ये बहस क्यों चल रही है? आप इसको गहराई से समझिए। ये बहस धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष या समाजवाद को हटाने की नहीं है, ये बहस है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की, जो जगदीप धनखड़ साहब ने की। तो असली बहस वहाँ हो रही है, क्योंकि इस पर तो बहस नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वर्डिक्ट दे रखा है। बोमई वर्डिक्ट में ये कहा गया है, मिनर्वा मिल्स वाले फैसले में किया है, और अभी जो हमारे जस्टिस थे संजीव खन्ना साहब CJI, उन्होंने नवंबर 2024 में इस पिटीशन को खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कर दिया क्योंकि सेंटर ने इस पर जवाब भी नहीं दिया था। नहीं, बोमई फैसले में ये साफ कहा गया कि ये हिस्सा प्रियम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर में है, और बेसिक स्ट्रक्चर को बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन 1975 में कैसे हो गया था बदलाव? 76 में नहीं, तो उस समय तो ये था ही नहीं ना, उस वक्त बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन नहीं थी, तो इसलिए ये किया गया। नहीं, तो उस समय तो ये नहीं थी, तो उस समय ये हो गया। मैं कह रहा हूँ कि तो इसलिए बहस ये नहीं हो रही। आप इसकी गंभीरता समझिए। ये बहस पार्लियामेंट के अधिकार पर बहस है। हाँ, ये पार्लियामेंट के अधिकार पर बहस है। तो अब ये बिल्कुल खुले हो गया है कि या तो आप कहिए कि सुप्रीम कोर्ट की बात हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं, मैं जो बात आप कह रहे थे ना कि कोई केस खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ। उसमें एक वजह ये भी थी कि सेंटर ने इस पर आईना दिखाया ही नहीं था। हाँ, सेंटर को अपना रुख बताना पड़ेगा ना कि क्या इस विषय पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर वही बहस होगी ना। आप समझिए, जवाब देने का मतलब क्या है? केंद्र सरकार इस पर नहीं पढ़ना चाहती। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये सौरभ जी, मैं विजय जी सहमत नहीं हूँ कि कोई पार्लियामेंट सुप्रीम या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम। भारत का लोकतंत्र, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को सुप्रीम मानता है। ये अलग अलग व्याख्या करने का एक चलन शुरू हुआ, अभी धनखड़ जी ने कह दिया, फिर अलग अलग लोगों ने कहा। भाई, सबके मूल में क्या है? सुप्रीम वो एक आदमी है जो भारत का नागरिक है, इसके अलावा कोई सुप्रीम नहीं। उसी नागरिक के अधिकार के लिए संविधान है, उसी नागरिक के अधिकार के लिए लोकतंत्र है, उसी नागरिक के अधिकार की नीतियां बनाने के लिए, उसका जीवन सुगम बनाने के लिए सरकार बनती है। और ये जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो क्या कहता है? वो न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय की, उदारता की, इन सब की बात करता है, और एक संप्रभु राष्ट्र की बात करता है। जिस संप्रभु राष्ट्र में वी द पीपल ऑफ इंडिया में कोई सोशलिस्ट हो सकता है, कोई कैपिटलिस्ट हो सकता है, कोई कुछ और हो सकता है, उसमें मूल भावना के साथ है खिलवाड़। मैं फिर कह रहा हूं, समाजवाद एक विचार है, उससे बहुत से लोग सहमत होंगे। मैं कह रहा हूं मैं सहमत नहीं हूं, तो क्या मैं भारत में रहने का अधिकारी नहीं हो गया, दोयम दर्जे का हो गया? ये जो सेकुलरिज्म है, ये यूरोप से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। भारत में कहा है? भारत में तो सर्वधर्म संभाव जाने कब से है, तो आपने सेकुलर शब्द क्यों घुसाया? सेकुलर और सोशल इंदिरा गांधी ने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए उस वक्त की सलाह पर डाल दिया कि एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो यही कि किसके लिए ये सारा देश है? नागरिकों के लिए। नागरिक मतलब कोई भी विचार लोकतंत्र में,
और दुनिया का कोई भी, मुझे याद नहीं आता, अगर याद है तो विजय जी या राहुल जी बताएं कि कौन से देश का संविधान है जिसकी प्रस्तावना ऐसे आपातकाल में बदली गई और उसके बाद भारत के लोकतंत्र में उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है, एक बड़ा वर्ग है उसके साथ भी खड़ा हो जा रहा है। आपातकाल जब गलत था तो उस दौरान हुए सारे संशोधन गलत। नंबर एक, सरकारों का साहस नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम बोलना बंद कर दें। ठीक, तो मुझे लगता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया के खिलाफ है, ये नागरिकों के खिलाफ है। अब बात जरा भारत की एक लंबी छलांग की करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे हैं भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, दूसरे अंतरिक्ष यात्री, लेकिन स्पेस स्टेशन पर पहली बार पहुंचने वाले शुभांशु शुक्ला। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। करीब 18 मिनट तक ये बातचीत हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला से अंतरिक्ष मिशन के बारे में बहुत सारी जानकारियां ली, उनके बारे में उनका हालचाल जाना, क्या खा पी रहे हैं उसके बारे में उनसे पूछा, वो वहाँ क्या नए नए प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके बारे में उनसे जाना। और ये सारी बातें करते हुए उन्होंने 3 अहम टास्क भी उन्हें दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें गगनयान मिशन को हमें आगे बढ़ाना है, मतलब इंडिया का अपना स्पेस मिशन हो, हमारा अपना स्पेस स्टेशन हो, ये भी उन्होंने कहा कि लक्ष्य होना चाहिए भारत का। और तीसरा बड़ा लक्ष्य कि किसी भारतीय के कदम अब चंद्रमा की धरती पर पड़ने ही चाहिए और वो भी बहुत जल्द। और वही शुभांशु शुक्ला ने, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भरोसा दिलाया कि वो जो कुछ वहाँ अनुभव कर रहे हैं, उनकी लर्निंग, उनके अनुभव देश के इन अगले मिशन में जरूर काम आएंगे। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये। जब कौन सा कब गए थे सतीश शर्मा जी? 74 1980s में गए थे। 1984 1984। तो इंदिरा जी ने पूछा था, ये बताइए अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? 3 अप्रैल 1984 को गए थे। तो जवाब में उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और यहाँ प्रधानमंत्री ने पूछा, ये भी आगे क्योंकि बातचीत बड़ी लंबी है, इंटरेस्टिंग बातचीत है, आप सुनिएगा जाके। अंतरिक्ष में आपने क्या देखा? अभी आप कहाँ से गुजर रहे हो? तो फिर वो कहते हैं मैंने जब थोड़ी देर पहले खिड़की के नीचे देखा, पर ऐसा लगता है बस में खिड़की से नीचे देख रहा हूँ। वो स्पेस स्टेशन से देख रहे हैं कि मैंने जब लास्ट टाइम देखा तो मैं यहाँ इस क्षेत्र के ऊपर से जो है मैं गुजर रहा था। लेकिन बदलाव की भी कहानी है, भारत के बदलाव की। आपने जो जिक्र किया कि राकेश शर्मा ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और शुभांशु अब कह रहे हैं कि भारत भव्य दिखता है। तो ये भारत के बदलाव की भी कहानी। हाँ, उन्होंने कहा भव्य तक पहुंच कि नक्शे में आपको जितना सुंदर और भव्य भारत का हिस्सा दिखता है, नक्शा दिखता है, वास्तविकता में अंतरिक्ष से जब उसको देखते हैं तो उससे और बहुत विशाल वो नजर आता है। लेकिन मैं आपसे कमोडोर साहब से पूछना चाहता हूं, जो 3 अगले लक्ष्य हैं, मैन इन स्पेस, मैन ऑन मून और अपना स्पेस स्टेशन। बिल्कुल, गगनयान की बात की भारतीय प्राइम मिनिस्टर। पहले एक चीज मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है किसी भी ऑफिसर के लिए, किसी भी मिशन पायलट के लिए, कि उनका प्रधानमंत्री उनको उत्साहित कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने बात की और उनको प्रोत्साहन दिया। और दूसरी बात आई, उन्होंने कहा गगनयान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है।
इसको जो ह्यूमन को लेके जाया जाएगा ये 2027 में लेके जाया जाएगा। 7 के करीब मिशंस टोटल फ्लाई होंगे, जिसमें 2 होंगे ह्यूमन के साथ और 5 होंगे बिना ह्यूमन के साथ। यानी कि आप पहले उनको टेस्ट करेंगे और एक ऐसा मिशन इस साल के एंड में भी होगा। और दूसरी चीज उन्होंने कही, स्पेस, जो हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, स्पेस स्टेशन 2035 के लिए ईयर मार्क किया गया है कि 2035 के अंदर हम अपना स्टेशन 400 किलोमीटर ऊपर आके कहीं लगा देंगे। और तीसरी बात जो है अभी चल रही है कि एक भारतीय को भी लैंड कराया जाएगा मून में। तो ये हमारा विजन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि अब तीसरा जो लक्ष्य है वो भारतीय, इसमें कोई शक नहीं कि ये लक्ष्य भी भारत हासिल करेगा। आज इतनी ही खबरें कहानी कुर्सी की में। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर बहल आपका, बहुत शुक्रिया राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी। कल फिर मुलाकात होती है आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में।